everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well. और आज की वीडियो के थ्रू हम अपने साथ उन लोगों को जोड़ना चाहेंगे जो बिल्कुल नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे और जो जा रहे हैं 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने। ठीक है, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो अभी मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, जो हमारी फैमिली है, उनके लिए कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहना। आपके जितना भी, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ये दीप्ति दी आपके साथ है। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो का टॉपिक है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जो सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें 24 में एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम क्लियर करना है, एंट्रेंस क्लियर करना है और उन्हें भी एम्स में एडमिशन लेके एम्स में पढ़ना है और फिर फाइनली जाके एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्ट्रैटेजी ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो मेरी स्ट्रैटेजी ना, हमेशा जब भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो स्ट्रैटेजी में एक चीज कॉमन होती है और वो ये होती है कि हम स्ट्रैटेजी में पूरे ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और इसी तरह आज की वीडियो में भी, आज की स्ट्रैटेजी में भी हमारा जो पूरा ग्रुप है जो एंट्रेंस देने जा रहा है 24 का, उसके लिए भी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। वो दो ग्रुप कौन से हैं? एक है हमारे ड्रॉप आउट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया है और दूसरे हैं हमारे 12th। ठीक है, जो लोग अभी 12th में पढ़ रहे हैं और दूसरे जो है ड्रॉप आउट है, यानी कि जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो आप जिस भी ग्रुप में हो, आप उस ग्रुप पे फोकस करना कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले चीज हम देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। दोनों ग्रुप्स को क्या चीजें कॉमन फॉलो करनी है, वो क्या चीज है? सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाने से पहले यू हैव टू नो अबाउट सिलेबस। तो वो कौन बताएगा आपको? तो वो भी आपको कौन बताएगा? मैं, यानी कि हमारे नर्सिंग टू नॉर्सेट चैनल पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट सिलेबस। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? आपको नो अबाउट सिलेबस। देन नेक्स्ट चीज है क्या? वो है आपको पैटर्न जानना कि एग्जाम में पैटर्न क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज है हमारी नेगेटिव मार्किंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट चीज है हमारे पास नंबर ऑफ डेज। कितने नंबर ऑफ डेज हमारे पास लेफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कॉमन जो दोनों को फॉलो करनी है। आप चाहे ड्रॉप आउट है या फिर आप 12th क्लास में अभी एंटर हुए हैं और आपको कंप्लीट 12th करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 12th वाले स्टूडेंट्स के बारे में जो रिसेंटली अभी 12th में एंटर्ड हुए हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो लोग अभी 12th में एंटर्ड हुए हैं। ठीक है, तो देखो, जो आप लोग 12th में हैं उन्हें क्या करना है? सबसे पहले आपको कंप्लीट करना अपना होल सिलेबस ऑफ 11th, नहीं 12th। क्योंकि अभी आप 12th में हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप 12th के साइड बाय साइड, जैसे लाइक आप अपना बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में साथ आपको क्या करना है, उसी लेवल को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है और साथ में आपको एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करनी है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप नीट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यही स्ट्रैटेजी आपको सेम फॉलो करनी है। ठीक है, तो कंप्लीट योर होल सिलेबस। पहले आपको काम है 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं कर पाओगे, लाइक अभी आप 12th में एंटर किया, आपको सिर्फ 1 मंथ हुए हैं, तो 1 मंथ में आपने क्या किया होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 चैप्टर फिजिक्स के किए होंगे, 2 चैप्टर आपने केमिस्ट्री के किए होंगे, ठीक है, 2 चैप्टर बायो के किए होंगे। तो सिर्फ ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर आपके पास बाकी इसी के साथ साइड बाय साइड आपको क्या करना है? 11th को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, लाइक आप 2 चैप्टर 12th के कर रहे हो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट 2 चैप्टर किसके कर सकते हो? 11th के।
बार बार मैं एक चीज पे फोकस करती हूँ कि 11th और 12th दोनों ही सिलेबस यानी दोनों ही जो पोर्शन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। गूगल के भरोसे मत बैठना, गूगल पे यही लिखा रहता है सिर्फ 12th के चैप्टर्स, बट आप एग्जाम के क्वेश्चंस उठा के देख लो, लास्ट ईयर के उठा के देखो, अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 11th के भी क्वेश्चन ठीक है, थे क्या, मतलब ऐसा नहीं था कि माइनर क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे और बहुत कम भी नहीं थे, बट थोड़ा सा प्रोपोर्शन जो था वो 2:3 का था, लाइक 2 क्वेश्चंस अगर 11th के हैं तो 3 क्वेश्चंस आपके 12th से हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये आपको मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए कि आपका सिर्फ 12th आएगा, आपका 11th भी आएगा। तो जो लोग अभी 12th में है उन्हें स्टार्ट तो 12th से करना है, लेकिन साइड बाय साइड 11th प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम वही बच्चे क्लियर करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, क्योंकि उनको सारी नॉलेज अभी गेन होते हैं, माइंड में होती है हमारे। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट्स नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होता है ना, अभी हम फ्रेश नॉलेज ले रहे हैं, अभी रिसेंट मैं सारा 12th पढ़ रही हूँ, तो अभी मेरे माइंड में ज्यादा देर तक वो रिमेन रहेगा। तो कोशिश करो जो लोग 12th में है वो 12th के साथ ही अपने एंट्रेंस एग्जाम की क्लियर करो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नॉन कोचिंग वाले हैं, ठीक है, सॉरी, जो लोग नॉन कोचिंग से हैं, मतलब जो किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है, ये स्ट्रैटेजीज ना उनके लिए, ठीक है। कोचिंग वालों के लिए तो क्या होता है, कोचिंग वाले, अब आप कोचिंग में जाओगे तो आपको कोचिंग के नोट्स प्रिपेयर होंगे, आपको जो भी वहां के टीचर्स पढ़ाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, उनके अकॉर्डिंग उनके टेस्ट होंगे, वो सब कुछ आप उनके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे। तो स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है जो कोचिंग जा रहे हैं। कोचिंग जा रहे हो तो आपके लिए सिर्फ यही है, जो आपके नोट्स आप बना रहे हो, जो आपका टाइम टू टाइम टेस्ट हो रहा है, वो सारी चीजें आप टाइम टू टाइम देते रहो। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, यानी जो सेल्फ स्टडी से किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, करना अपना। दूसरी चीज है आपको बनाने अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। जैसे जैसे आप एक स्टडी, मतलब आप मान लो कोई भी चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ फिजिक्स का, क्योंकि वो टफ मानी जाती है। तो फिजिक्स का जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स के हर चैप्टर में ना फॉर्मूले जरूर होते हैं, और कुछ हो ना हो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं चैप्टर्स में। तो आप जो भी चैप्टर फिजिक्स का पढ़ रहे हो, लाइक चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, इसके फॉर्मूले सारे ऐसे करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देन आप चैप्टर 2 पढ़ोगे, चैप्टर 2 की हेडिंग डाल के उसके सारे फॉर्मूले आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। ये सारा आपको 12th में करना है। सी 12th मुझे पता है 12th के साथ आपको 12th का सिलेबस भी करना होता है, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारी चीजें आपको 12th में ही हेल्प करेंगी, ठीक है। मैंने आपको बोला जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब आप 11th का करो, पहले आपको कंप्लीट अपना 12th का ही करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, फॉर्मूले लाइक चैप्टर 1 के फॉर्मूले लिख लो, फिर चैप्टर 2 के फॉर्मूले लिख लो। तो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आ रही है इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में लाइक आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में जितनी भी नेम रिएक्शंस आ रही हैं वो सारा लिख लो। कोई भी न्यू रूल है वो लिख सकते हो आप, ठीक है। कोई भी एक्सेप्शन है वो आप सारे नोट डाउन कर सकते हो, सारी अपना एक नोट्स बना सकते हो। और बायो का तो मैं बताऊं तो बायो के आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बायो की एनसीईआरटी ना खुद में सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स की तरह है। अगर आप लास्ट मोमेंट में भी अगर कुछ रिवाइज करना चाहते हो तो बायो की एनसीईआरटी ही रिवाइज करो, कोई नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना इतनी ज्यादा सिंपल है बायो की, उसमें हर चीज पॉइंट टू पॉइंट लिखी है। तो अगर आपको बायो, अगर आप सोचो कि बायो के नोट्स बनाओगे तो वो खुद एक बुक के जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप बायो जब पढ़ रहे हो ना तो बायो के लिए कोई नोट्स मत बनाओ, बायो की बुक में ही अंडरलाइन करते चलो, हाईलाइटर ले लो या जो भी ले लो, उस बुक में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आ रही है उसको हाईलाइट ऐसे करते चलो, सो दैट एट द एंड ऑफ जैसे एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना होगा तो आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखें, ठीक है। तो बायो के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि आपको कोई नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि बायो खुद ही एक इतनी सफिशिएंट बुक है और इतना ज्यादा प्रिसाइज है कि सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा। देखो फिजिक्स ऐसी है ना, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसका जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, मतलब कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो उसके लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री में भी आपको नोट्स इसलिए पड़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वास्ट चीजें भी है, जो चीजें एक्स्ट्रा भी हैं जो नहीं जरूरत है उसकी, तो इसलिए हम उसमें नोट्स बना सकते हैं। लेकिन बायो में अगर आपने एक लाइन भी स्किप कर दी ना तो उसी से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बायो की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड थिंग है आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट तो चाहे नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का हो, यूपीएससी का हो, या किसी भी चीज का एग्जाम हो, आपके बोर्ड के एग्जाम ही क्यों ना हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि आप 12th की बोर्ड प्रिपरेशन जो है वो भी साथ में करो, क्योंकि देखो अगर आपके 75% मार्क्स नहीं आए तो आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं ना उसकी जो लिमिटेशन होती है वो 75% होती है, और बीएससी के मैं बताऊं तो 55% है। तो इतने तो आपको चाहिए ही 12th में लाने के लिए। अगर आप इतने मार्क्स नहीं लाओगे तो आप एंट्रेंस ही नहीं दे सकते। तो इम्पोर्टेंट है कि आप 12th की बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ अपना एंट्रेंस एग्जाम भी प्रिपेयर करो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करनी है आपको कि आप अपने टाइम शेड्यूल में से जितने भी घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से आपको इस तरह पढ़ाई करनी है कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन तो करो, साथ के साथ आप एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करो। सी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अलग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज पढ़ रहे होते हैं और हमें जिसका एग्जाम देना होता है वो बहुत एंटायरली डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे क्या है, जो आप बोर्ड के एग्जाम पे देने जा रहे हो उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है जो आप एंट्रेंस के लिए देने जा रहे हो। तो आपको बस अपने एफर्ट्स को थोड़ा और रेज करना है, थोड़ा उसका लेवल है वो इंक्रीज करना है, सो दैट आप एंट्रेंस एग्जाम को भी क्लियर कर लो। बोर्ड में जो सिलेबस रहेगा सेम डिटो वही सिलेबस रहेगा आपका एंट्रेंस का। तो टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि लाइक आप 3 घंटे अगर बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए दे रहे हो तो 2 घंटे आप एंट्रेंस के लिए भी दो, पर ये है कि 3+2 दोनों घंटे मिला के ही आपके एंट्रेंस के बन जाएंगे 5 घंटे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, आप 3 घंटे अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे ना तो वो प्रिपरेशन भी इनडायरेक्ट वे में आपके एंट्रेंस की तैयारी ही करवा रहा है, ठीक है। लेकिन 2 घंटे एंट्रेंस का मतलब है कि आप बोर्ड की सारी चीजें छोड़ के सिर्फ उस एंट्रेंस के लिए फोकस होकर पढ़ रहे हो, लाइक उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, या तुम उस पैटर्न के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, या सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हो जो एंट्रेंस में आने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो हम एट द एंड वीडियो के डिस्कस करेंगे, जो कॉमन होंगी, जो सेम फॉलो करनी है, जो ड्रॉप आउट्स भी फॉलो करेंगे एट द एंड, मतलब जब एग्जाम का टाइम बहुत ही ज्यादा पास में होगा, बिल्कुल एग्जाम होने वाला होगा, उस टाइम पे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रैटेजी में देखा कि जो 12th के बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो भी 12th के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, एंट्रेंस एग्जाम की। अब हम देखेंगे कि जो लोग ड्रॉप आउट हैं, लाइक अब जस्ट उन्होंने 12th पास कर लिया लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो 1 ईयर ड्रॉप करेंगे, अपने नीट की या मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे, या XYZ किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने 1 ईयर का ड्रॉप ले लिया है। तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों के लिए सबसे पहली चीज है, जो लोग ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया, उनको क्या करना है, सबसे पहली चीज है उनको 11th + 12th दोनों का सिलेबस साथ साथ करना है। लाइक जब हम 12th की बात कर रहे थे तो हमने बोला था पहले 12th कंप्लीट करेंगे फिर 11th पे जाएंगे। यहाँ हमें क्या करना है, 11th और 12th साथ साथ करना है। लाइक एक चैप्टर मैंने 11th का किया तो मैंने एक चैप्टर 12th का किया, एक चैप्टर मैंने फिजिक्स का ले लिया 11th का तो दूसरा चैप्टर मैंने फिजिक्स का ही लिया 12th का, ठीक है। ये जो भी चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड होंगे उन चैप्टर्स को हम साथ साथ करते जाएंगे। जैसे 11th और 12th में बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है, तो हम 11th का भी वो चैप्टर उठाएंगे, 12th का भी चैप्टर उठाएंगे, दोनों को साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है 11th और 12th। दूसरी चीज है हम यहाँ पे बनाएंगे अपने शॉर्ट नोट्स। सेल्फ नोट्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं कि छोटे छोटे नोट्स होते हैं जो आप एग्जाम के टाइम पे अपना रीड करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको इस तरह से बनाने हैं कि आप एक बार ही पढ़ो तो वो सारी चीजें आपको रिमाइंड हो जाए कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है आपको भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो कंपलसरी है दोनों के लिए ही। टाइम मैनेजमेंट तो मैंने बता ही दिया लास्ट टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है कि आपका सारा चीज जो है वो कवर हो जाए। आपके पास 1 साल का टाइम है, आपको और कुछ भी नहीं पढ़ाई करनी है, आपको कुछ बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। तो आपके पास पूरा आपका 24 आवर्स है, उसमें से आप अपना रूटीन वर्क जो है वो हटा के बाकी सारा टाइम अपना पढ़ाई के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना टाइम मैनेज किस तरह करना है कि आपको। अब देखो इसके अलावा नेक्स्ट चीज क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQs उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। देन आपको MCQs भी, जो भी चीजें हैं जिस भी बुक से है, आपको बुक्स के बारे में मैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के थ्रू बता दूंगी कि आपको बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है जिससे आप और इजी हो जाए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको उठा के देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसी बेसिस पे आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ड्रॉप आउट्स के लिए जो आपको ध्यान में रखना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी, सी तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी या तुम्हारे टाइम टेबल, तुम्हारे टाइम शेड्यूल कोई नहीं बना सकता,
यू आर द ओनली वन जो आप अपने लिए खुद कर सकते हो, ठीक है। कोई XYZ बंदा आके तुम्हें ये चीज बताएगा कि तुम ऐसे करो, तो तुम्हें वो नहीं करनी है। तुम्हें पहले उस चीज पे अच्छे से फोकस करना है, उस चीज को अच्छे से एनालाइज करना है कि ये चीजें करने से क्या मुझे बेनिफिट होगा या नहीं। अभी जैसे मैंने कुछ भी बता दिया, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। तुम खुद एनालाइज करो कि ये चीज करने से क्या मुझे मेरा गोल अचीव होगा। इफ यस तो फॉलो करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ये करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको अपना माइंड यूज करना है। आप 12th क्लास में हो चुके हो, आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए सही है। कोई चीज कोई भी बता रहा है तो आपको ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना, सब कुछ एनालाइज करना है, सोचना समझना है, अच्छे से सब कुछ समझने के बाद डिसाइड करना है कि मुझे ये चीज सही लग रही है या गलत लग रही है, ठीक है। अब लास्ट में मैंने जैसा बताया था कि क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन है, दोनों को करनी है फॉलो। जब एग्जाम की बोर्ड के एग्जाम मार्च में खत्म हो जाएंगे, एग्जाम होने वाला है आपका जून में, टाइम है आपके पास। ड्रॉप आउट ने भी मार्च तक अपनी सारी कंप्लीट कर ली प्रिपरेशन। अब उनके पास 2-3 महीने का टाइम है एग्जाम तक का, तो उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है वो देखो ध्यान। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे एंटायर प्रिपरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपको एंड के मंथ्स में कंप्लीट करनी होती है। अगर आपको वो एंट्रेंस क्लियर करना है तो उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में सबसे पहली क्या चीज है, वो है आपको ज्वाइन करनी है एक टेस्ट सीरीज। कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज जो आपको रिलायबल लगे, उसकी फीडबैक लो लोगों से कि क्या वो अच्छी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेगा। टेस्ट सीरीज में एक और चीज होनी चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, और वो मैच करने चाहिए आपके पेपर लेवल से। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी आके XYZ आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है और आप उस टेस्ट सीरीज को लेके उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसी टेस्ट सीरीज लेना है, पहले उसके बारे में अच्छे से फीडबैक लेना है लोगों से, वो बहुत ज्यादा रिलायबल हो, तभी जाके उस टेस्ट सीरीज को परचेज करना है और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पाथ से डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपने कोई फालतू की टेस्ट सीरीज ले ली, वो कुछ और क्वेश्चन करा रहे हैं और पेपर पे कुछ और ही आने वाला है, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं करनी है। सेकेंड चीज, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया आपने, देन दूसरी चीज है आपको खुद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से मतलब नहीं, आपके पास कुछ बुक्स होनी चाहिए जिस बुक्स के अंदर आपके बहुत सारे MCQs होनी चाहिए। ये मतलब सेकेंड ऑप्शन है एक तरह से। लाइक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना, सारे लोग इतने ज्यादा मतलब सबकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वो बुक से भी, उनके पास जो भी बुक्स जिससे वो एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर, मैंने बोला ना, अगर तुम्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया बुक्स भी आती हैं बहुत सारी, ऐसी आपकी रिलायबल बुक्स होती हैं जिससे आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड थिंग है आपका नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। अब ये कैसे करोगे, इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है मैंने कि नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है। बट अभी के लिए बता दूं तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक टाइम शेड्यूल बनाओ अपना, हर रोज 2 शिफ्ट में, सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे, या जिनका 3 घंटे का एग्जाम है सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे, और क्वेश्चन सेम उतने क्वेश्चंस ले लो जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करो और देखो आपका उस टाइम शेड्यूल में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उसे मैच करो कि कितने आपने नेगेटिव किए। हर रोज आपको धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग्स को धीरे धीरे कम करते जाना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम टाइम पे सोचोगे जाओगे और एग्जाम में बैठोगे और आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और आपके रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये आपको एग्जाम से पहले करना पड़ेगा और उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल अपना अच्छे से ऐसा करना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और नेक्स्ट चीज है आपको, जो भी आपने नोट्स अपने बनाए थे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, किसी ने कुछ भी बनाया था, वो सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, स्किप नहीं करना है। जो भी नोट्स बनाए ना वो सारी चीजें रिवाइज करके जाना, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना कि ये लास्ट मोमेंट हो गया, टाइम नहीं मिला और मैंने नोट्स रिवाइज नहीं किए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 2 महीने पहले से ही अपने नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, लेकिन सारा जो भी आपने चीजें लिखी है वो सब कुछ आपको रिवाइज करके अच्छे से जाना है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब लास्ट रश होता है ना, जब हमारा एग्जाम बिल्कुल हमारे पास हो रहा है, तो सारे लोग ना पता नहीं क्या क्या चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और वही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बंदा वो वाली बुक पढ़ रहा है तो मैं भी अब स्टार्ट कर देता हूँ वो बुक पढ़ना, ठीक है। वो वाले यूट्यूब चैनल पे उन्होंने बोला कि इस तरह से करना है, ये वाली कोचिंग ज्वाइन करनी है, ये वाला टेस्ट सीरीज फॉलो करना है,
बस वही हो गया आपकी कहानी का दी एंड। डिस्ट्रैक्शन नहीं करना, जो आपने पूरे साल पढ़ा आपको वही चीज पढ़नी है एंड में भी। आप ये सोचोगे मैंने पूरे साल ये पढ़ा लेकिन वो फलाना इंसान ये कह रहा है कि ये पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, तो कुछ क्लियर नहीं होगा। जो चीज तुम पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग से, सिर्फ उसी चीज को जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उतनी अच्छी से रिवाइज करो। किसी भी फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है, किसी की फालतू बात नहीं सुननी है। ये था डिस्ट्रैक्शन का एक पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव और भी होती है, जो होता है हमारा होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो हम ज्यादातर कहाँ यूज करने लग जाते हैं, इंस्टा चलाएंगे, दुनिया चला रही है हम भी चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, ठीक है, और भी ना जाने कौन कौन से ऐप होंगे, वो सब कुछ हम चलाएंगे क्योंकि दुनिया चला रही है। भाई दुनिया को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करना, तुम्हें क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्लियर करना है तो उसका सेक्रीफाइस भी तुम्हें करना होगा, और इतना कोई बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करना है, सिर्फ 1 साल के लिए सेक्रीफाइस करना है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा करियर अच्छा हो, तुम्हें अपने मम्मी पापा पे डिपेंड ना होना पड़े, तुम अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देना चाहते हो और अपने आप को प्राउड फील कराना चाहते हो, तो उसके लिए ये सारा कुछ भी नहीं है, इन सबको तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो हमारी स्ट्रैटेजी को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और आगे भी आपको इसके रिगार्डिंग जितनी भी हेल्प है, क्योंकि मेरे से स्टार्टिंग में ही कमेंट आ गया था जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि जिस तरह आपने 23 में गाइड किया आप 24 में भी गाइड करोगे, तो ऑब्वियसली मैं 23 के बच्चों को अभी जब तक एडमिशन नहीं हो रहा उनको भी गाइड करूंगी, और 24 को तो गाइड करने के लिए मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।